साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्मी वार्म के बारे में। आर्मी वार्म, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसी कीड़े के बारे में कहा जा रहा है। तो अब यह आर्मी वार्म चर्चा में क्यों आया? तो हुआ यह कि कोविड-19 के मद्देनज़र असम राज्य के धेमाजी जिले में आर्मी वार्म के कारण ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब चूंकि हमने यहाँ बात की क्या, ग्रीष्मकालीन धान की, ठीक है। तो चूंकि जो धान की फसल है यह कई मौसमों में उगाई जाती है। मेनली जो धान जो है यह आपका खरीफ की फसल है। क्या है? खरीफ की फसल है, परंतु इसको कई जगह पे रबी के मौसम में भी इसको उगाया जाता है। तो जब रबी के मौसम में जो उगाया जाता है उसी को ग्रीष्मकालीन धान कहा जाता है। तो यहाँ पर असम में क्या है, ये रबी के मौसम में उगाया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि यह कोविड-19 से क्यों संबंधित है? तो कोविड-19 से इसलिए संबंधित है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण असम के धेमाजी जिले में जिन क्षेत्रों में ये ग्रीष्मकालीन धान की फसल उगाई गई है, तो वहाँ कटाई नहीं हो पाई। और जिसकी कटाई ना हो पाने की वजह से जो ये आर्मी वार्म कैटरपिलर हैं, इनके हमले से जो है फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। कैटरपिलर, जिसको हिंदी में हम लोग इल्ली या लार्वा कहते हैं, मतलब यह पूर्ण विकसित कीट नहीं होता है। तथा यह जो आर्मी वार्म कैटरपिलर होता है यह काफ़ी खतरनाक होता है। काफ़ी खतरनाक सेंस इसलिए कि यह फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। कीट विज्ञान शास्त्री या जो हैं ये बताते हैं कि जो कैटरपिलर होता है ये पौधों की 80 से अधिक प्रजातियों को खा जाता है। और ये जो कैटरपिलर होते हैं ये खब्बू होते हैं। खब्बू मतलब ये बहुत अधिक खाते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो कीट विज्ञान शास्त्री होते हैं, कई बार पूछ लेता है कि इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, या पूछ लेता है एंटोमोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तो इस तरह से प्रश्न बनता है। तो ये कीट विज्ञान शास्त्री होते हैं। तथा जो कृषि विज्ञानी हैं वो मानते हैं कि इस कैटरपिलर के हमले के पीछे मौसम भी एक कारक रहा है, क्योंकि मानसून पूर्व की बारिश ने असम में कृषि के लिए विपरीत स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। चूँकि वहाँ पर मानसून से पहले ही बारिश हो गई है। और हुआ क्या कि एक बार बारिश हुई, बारिश के बाद क्या हुआ, दोबारा बारिश हुई नहीं। तो जब दोबारा बारिश नहीं हुई तो पहले बारिश हुई, मौसम ठंडा हुआ। फिर जब बारिश नहीं हुई तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया। तो जब टेम्परेचर बढ़ गया तो यह जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर था, ये जो आर्मी वार्म कीट हैं ये इनके लिए काफ़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा कर देता है, और जिससे कि इनके फलने फूलने में सहूलियत होती है। तो इन्होंने इसके बाद क्या किया, इन कीटों ने फसलों को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाया। अब थोड़ा सा आर्मी वार्म के बारे में बात कर लें। तो आर्मी वार्म जो होते हैं ये धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कैटरपिलर हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कैटरपिलर को समझ लेते हैं। तो जैसे कोई जो कीट होता है उसका जो जीवन चक्र होता है वो कई फेज में गुजरता है। जैसे कि हम लोग क्या होते हैं, पहले शिशु होता है, फिर उसकी बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था, फिर उसका वृद्धावस्था होती है। तो इस तरह से कई अवस्थाएं आती हैं। इसी प्रकार से जो कीट होता है उसका भी जो जीवन चक्र होता है कई अवस्थाओं से गुजरता है। कीट के निषेचन के बाद सबसे पहले जो अंडा होता है, अंडे से क्या होता है, लार्वा बनता है। ठीक है, लार्वा, इसी लार्वा को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं, या इसी को इल्ली भी कहते हैं। यही जो लार्वा है, मतलब अभी ये अपने पूर्ण विकसित रूप में नहीं है। अभी कीट जो है, या आर्मी वार्म जो कीट है, यह प्रारंभिक अवस्था में, तो ये जो लार्वा रूप में है यही धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब ये लार्वा के बाद या कैटरपिलर के बाद ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्यूआ में। प्यूआ में, और यही प्यूआ जो होता है आगे चल करके वयस्क हो जाता है। वयस्क सल्विया, मतलब कि जो वयस्क कीट होता है उस अवस्था में आ जाता है। तो ये इनका जीवन चक्र होता है। तो इसी में जो यह लार्वा है या कैटरपिलर, यही इस फसल को नुकसान पहुंचाता है। और एशिया महाद्वीप में कम से कम 3 प्रजातियां ऐसी हैं इनकी जो धान की फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। कौन कौन सी? एक राइस स्वार्मिंग कैटरपिलर है, दूसरा कॉमन कटवार्म है, तीसरा राइस ईयर कटिंग कैटरपिलर है। तथा ये जो आर्मी वार्म है ये धान के पौधे के आधार अर्थात जड़ के पास पर जो पत्तियां होती हैं, जैसे जो पेड़ है तो जो जड़ के पास पत्तियां होंगी उन पत्तियों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। या जो नई रोपी गई फसल होगी तो उनकी जो फसल हो, वो जो पेड़ होगा वो काफ़ी छोटा होगा, तो उन फसलों को ये क्या करते हैं, काट करके खा जाते हैं। तथा भारी वर्षा के बाद जो सूखे की जो अवधि होती है
वो आर्मी वार्म के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करती, जैसा कि अभी असम में हुआ। तथा सूखे खेतों में आर्मी वार्म जो होते हैं वो मिट्टी या चावल के पौधों के आधार में पाए जा सकते हैं। तो यह तो थी आर्मी वार्म के बारे में क्यों चर्चा में आया, यह हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 के बारे में, या वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020। तो इस वर्ष विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह जो है वो 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है। यह जो दिवस है यह टीकाकरण अर्थात वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है 2020 की इस विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह की, वह है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। क्या है? वैक्सीन फॉर वर्क फॉर ऑल। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो प्रतिवर्ष जो है अप्रैल के अंतिम सप्ताह को, ठीक है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो सभी आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण की सहायता से बीमारियों से सुरक्षित रखना है। मतलब टीकाकरण को प्रोत्साहित करना, उसके बारे में लोगों को जागरूक अवेयर करना कि लोग टीकाकरण करवाएं। और इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका पहला उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण की भूमिका को रेखांकित करना, मतलब लोगों को बताना कि आपके स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण कितना आवश्यक है। दूसरा, प्रतिरक्षण अर्थात इम्यूनाइजेशन के अधिक से अधिक लोगों के लिए सुनिश्चित करने का कार्य करना, मतलब जो ये इम्यूनाइजेशन है कि किस प्रकार से लोग अधिक से अधिक प्रतिरक्षण कितने तंत्र को विकसित कर सकते हैं, उसके बारे में कार्य करना। तीसरा, स्वास्थ्य के लिए नियमित प्रतिरक्षण के लाभ को रेखांकित करना, या बताते रहना नियमित अंतराल पर कि लोगों को लिए ये प्रतिरक्षण है यह किस प्रकार उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। तथा यह जो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, यह पहली बार 2012 में आयोजित किया गया था। आगे चलते हैं, अगला है तियानवेन-1। तो यह चीन का पहला मंगल अन्वेषण मिशन है। तो याद रखिएगा तियानवेन-1 क्या है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दे सकता है, क्या मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, या यान है, या चंद्रमा के लिए मिशन है, या मंगल के लिए मिशन है। तो याद रखिएगा तियानवेन-1 जो है यह चीन का पहला मंगल अन्वेषण मिशन, चूँकि यह चीन का पहला मंगल अन्वेषण मिशन है इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है, यह पूछ सकता है केवल तियानवेन-1 नाम दे करके। तो इसके बारे में और बात करें तो 24 अप्रैल 2020 को चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन-1 नाम दिया, तथा CNSA ने यह भी घोषणा की कि इसके बाद सभी ग्रहों के मिशनों को तियानवेन-1 श्रृंखला नाम दिया जाएगा। मतलब किसी भी ग्रह पर कोई भी मिशन भेजा जाएगा तो उसका नाम तियानवेन होगा और उसमें नंबर आगे जोड़ दिया जाएगा, जैसे कि यह जो मंगल पर भेजा जा रहा है यह तियानवेन-1 है। तथा अब यह 24 अप्रैल को ही इसकी घोषणा क्यों की गई, तो इसका भी रीज़न है, क्योंकि 24 अप्रैल को जो है वो चीन जो है वर्ष 2016 से 24 अप्रैल को अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। अब यह 24 अप्रैल को अपना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाता क्यों है, तो क्योंकि चीन जो है अपने पहले उपग्रह जिसका नाम था डोंगफंग होंग-1 इसके प्रक्षेपण को चिन्हित करने के लिए अंतरिक्ष दिवस जो है ये इसके द्वारा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब थोड़ा सा इस तियानवेन के बारे में देखें तो तियानवेन का जो मतलब होता है या अर्थ जो होता है वो होता है स्वर्गीय प्रश्न। तथा यह जो तियानवेन-1 जो चीनी मंगल मिशन है इसमें ग्रह की परिक्रमा, लैंडिंग और रोविंग शामिल है। मतलब यह ग्रह की परिक्रमा करेगा, उस पर लैंड करेगा, और रोविंग मतलब वहाँ पर रोवर भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें शामिल होंगी। ऐसा नहीं है कि यह चीन ने पहली बार यह प्रयास करेगा, इससे पहले भी चीन ने मंगल पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने का प्रयास किया था मिशन जो है। इससे पहले 2011 में चीन ने एक रूसी अंतरिक्ष यान की मदद से इंग हुओ-1 नामक अपनी मिशन भेजने का प्रयास किया था, जो कि सफल नहीं हो पाया था। अब यदि विश्व में जो मंगल मिशन, जो विश्व के अन्य देशों के द्वारा जो मंगल मिशन भेजे गए उनकी यदि चर्चा करें, किन किन देशों ने मंगल मिशन भेजा है, तो अब तक भारत, रूस, यूरोपीय संघ और USA जैसे देश मंगल पर मिशन भेजने में सफल रहे हैं। तो अभी तक 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने जो मंगल पर मिशन भेजने में सफल रहे हैं। यदि स्पेशली भारत की बात करें तो भारत के मंगल मिशन का जो नाम रहा है वो मंगलयान रखा गया है। इसे इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च किया गया, जो कि 24 सितंबर लगभग 1 वर्ष की यात्रा करके
24 सितंबर 2014 को ये मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। और जब भारत ने यह उपलब्धि हासिल की तो भारत जो है वह रूस, यूएसए और यूरोपीय संघ के बाद मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश था। अब यदि चीन भी पहुंचता है, चीन जो है 5वां देश हो जाएगा। आगे चलते हैं। खोंगजोम दिवस। तो जो खोंगजोम दिवस है यह 23 अप्रैल 2020 को मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया। तो याद रखिए खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। अब थोड़ा सा एंग्लो मणिपुर युद्ध के बारे में देखें जो कि 1891 में हुआ था। तो यह युद्ध जो है यह ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था। और यह युद्ध जो है 31 मार्च से प्रारंभ होता है और 27 अप्रैल 1891 तक चलता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी तथा यह जो लड़ाई है यह लड़ाई मणिपुर के खोंगजोम की यहाँ पे खेवा पहाड़ियों पर लड़ी गई थी, इसलिए इसका जो नाम है वो खोंगजोम युद्ध है। तथा इसमें जो मणिपुर का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? पहुना ब्रजवासी के द्वारा मणिपुर का नेतृत्व किया गया था, जिनकी जो है मृत्यु हो गई थी, आती है शहीद हुए थे। अब थोड़ा सा हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह युद्ध हुआ क्यों था, आखिर में यह युद्ध हुआ क्यों। तो यह युद्ध जो है आंतरिक कलह की वजह से हुआ था, मणिपुर राज्य की आंतरिक कलह की वजह से हुआ था। हुआ क्या था कि मणिपुर के जो तत्कालीन महाराज थे चंद्रकीर्ति सिंह, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे सूर्यचंद्र ने 1886 में सिंहासन ग्रहण किया। परंतु चंद्रकीर्ति सिंह के और भी पुत्र थे, मतलब कई राजकुमार थे, बड़े को सिंहासन मिल गया। तो इनके बड़े पुत्र के सिंहासन पर आने के बाद, सत्ता में आने के बाद जो राजकुमार और थे उनके मध्य कलह शुरू हो गई तथा शाही परिवार के आंतरिक असंतोष का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर के प्रशासन में खुले तौर पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जैसा कि ब्रिटिश सरकार हमेशा करती थी, जहां पर भी उन्हें कोई आंतरिक असंतोष मिलता था वो फूट डालो राजकरो की नीति अपनाते थे। वो एक पक्ष ले लेते थे और दूसरे पक्ष को हराने के लिए कार्य करते थे। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही किया कि ये अंग्रेज़ों ने जो राजकुमार जो विद्रोह कर रहे थे, जो कलह कर रहे थे, उन्होंने उनका साथ दिया और सूर्यचंद्र के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। असल में क्या था कि ब्रिटिश सरकार शुरू से ही मणिपुर को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी, किंतु अब तक यह संभव नहीं हो पाया था। परंतु अब इन्हें क्या हुआ, एक रीजन मिल गया और 27 अप्रैल 1891 को युद्ध समाप्त होने के पश्चात मणिपुर पर अंग्रेज़ों का जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। मतलब यहाँ का जो राजा बना वो इनका पपेट था। तो 22 सितंबर 1891 को मेडिगुंग चौराचंद को ताज पहनाया गया, जो कि अंग्रेज़ों का पपेट था। तथा इस युद्ध के उपलक्ष्य में या इस युद्ध की याद में मणिपुर सरकार द्वारा थौवल जिले में खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का भी स्थापना कराई गई है। तथा यह याद रखिएगा जो 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, इस 23 अप्रैल को यहाँ पर राजकीय अवकाश भी रहता है। तथा यहाँ पर मणिपुर के बारे में थोड़ा सा और एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा कि जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? मणिपुर में है। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और मणिपुर की जो विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील है, उस लोकटक झील का यह जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है उसका अभिन्न हिस्सा है। तथा जो संगई हिरन होता है, कौन सा हिरन? संगई हिरन या डांसिंग डियर जिसे कहते हैं, वो आपका इसी केमजुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है, केवल यहीं पर मिलता ही है वो। अब लास्ट में दो क्वेश्चन को नहीं, एक और है, शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह 24 अप्रैल को मनाया गया। और यह दिवस जो पहली बार 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था, मतलब इस बार यह दूसरी बार मनाया जा रहा है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद के मूल्यों को संरक्षित करना है, जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर और 2030 सतत विकास लक्ष्य जो है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बनाए गए हैं SDG, उनको तैयार किया गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के 3 स्तंभों को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए इस दिन को चिन्हित किया गया। अब ये 3 स्तंभ कौन से? तो ये 3 स्तंभ हैं शांति व सुरक्षा, दूसरा मानव अधिकार और तीसरा है विकास।
तथा याद रखिएगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 24 जुलाई 1945 में की गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना था, कि मतलब इस प्रकार से दोबारा कभी जो है विश्व जो है इस प्रकार की युद्ध की परिस्थितियों में ना फंसे। अब लास्ट में 2 प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ 2 कथन दिए गए। पहला कथन है कि बौद्ध धर्म जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। यदि भारत का मैप आप देखेंगे तो नीचे के साइड में, मतलब दक्षिण साइड में। तथा दूसरा कथन है कि इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। अब हमें उक्त कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन या कौन से कथन जो है वो सही है। तो इसमें जो आपका पहला कथन है कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला, तो यह सही है, जाहिर सी बात है फैला था, तो पहला कथन सही हो गया। अब दूसरा कथन कि इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था, तो यह कथन भी सही है। अब यदि थेरवाद की बात करें थोड़ा सा, तो थेरवाद जैसे कि जो आपका बौद्ध धर्म है वो मेनली 2 संप्रदायों में बटा है। एक थेरवाद या उसे कहते हैं हीनयान, क्या कहते हैं, हीनयान, और दूसरा है आपका महायान। ठीक है, इन दोनों में मूलभूत अंतर जो है वो है इनकी पूजा पद्धति को लेकर के। जो थेरवाद है या जो थेरवाद या हीनयान, ये आपके रूढ़िवादी माने जाते हैं। मतलब ये वो उनकी जो बौद्ध धर्म की जो मूलभूत सिद्धांत है उन्हीं को मानते हैं, और ये बुद्ध को महापुरुष तो मानते हैं परंतु देवता नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये इनको प्रतीकों के रूप में, बुद्ध को ये प्रतीकों के रूप में चिन्हित करते हैं, जैसे कि पैरों के निशान से, इस तरीके से। जबकि जो महायानी होते हैं वो बुद्ध को देवता के रूप में पूजते हैं और उनकी मूर्तियों का निर्माण करके उनको देवता की तरह उनकी पूजा करते हैं। तो हीनयान या कहते हैं थेरवाद और महायान में मूलभूत अंतर जो है इनकी पूजा पद्धतियों को लेकर के है। तो जो थेरवाद था, मतलब जो आपके जो महापुरुष मानते हैं बुद्ध को, उनका जो प्रसार है, यदि आप ये आपका भारत है तो भारत के नीचे साइड में, मतलब दक्षिण में जब जाएंगे तो उधर थेरवाद का या हीनयान का प्रचार हुआ था। जबकि उत्तर साइड में ऊपर की तरफ देखेंगे, जैसे कि जापान हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे आपका महायान का प्रसार हुआ है। यहाँ पे जो बौद्ध धर्म की शाखा गई है वो महायान गई है, जहाँ पर उनको देवता की तरह पूजा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, नीचे की तरफ थेरवाद या हीनयान का प्रसार हुआ है, जिसमें आपका श्रीलंका आता है, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, ये सारे देश हैं। तो इस प्रकार से ये जो दोनों कथन हैं वो क्या है, दोनों कथन सही हैं। तो इस प्रकार ये 1 और 2 सही हो गया। अब अगला है प्रश्न इसमें कि मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक संकेत के रूप में दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। दूसरा कथन है कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। तो हमें उक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही है, उनको हमें चुनना है। तो इसमें देखें तो इसमें जो पहला कथन है कि पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संख्यात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाती थी। तो आप देखें, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने बात की, जो थेरवाद था या जो आपके हीनयानी थे, वहाँ पर इनको संकेतों के रूप में दर्शाया जाता था और वो इनको महापुरुष मानते थे, देवता नहीं। परंतु जब महायान आता है, महायान शाखा में क्या होता है, बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। और बुद्ध की जो सर्वप्रथम जो मूर्ति बनती है वो आपकी कहाँ बनती है, मथुरा कला के अंतर्गत बनाई जाती है, तथा मथुरा में बनती है। उसके बाद कुछ जगह तक्षशिला में भी इनकी मूर्तियाँ बनाई गई। अब यदि बोधिसत्व की बात करें कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया, तो बोधिसत्व क्या होते हैं, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में भरोसा करते हैं। मतलब बोधिसत्वों का काम क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। मतलब ये स्वयं केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि हम अपना ज्ञान प्राप्त कर लिए, बस हो गया। तो बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। मतलब ध्यान साधना करते हुए ये अपने मोक्ष की कल्पना करते हैं।
इस आस्था में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा करने के बजाय जो महायानी थे, महायानी क्या करते थे, ये अपना तो ज्ञान प्राप्त करते थे, दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते, मतलब दूसरों के ज्ञान प्राप्त करने में भी ये सहयोग करते थे। अर्थात ये स्वयं के साथ साथ दूसरों के भी मोक्ष की परिकल्पना करते थे। तो महायानी लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे, जबकि जो बोधिसत्व थे वो ध्यान एकांतवास करते थे। तथा जो धीरे धीरे जो बोधिसत्व है कि पूजा जो है वो काफ़ी लोकप्रिय हो गई और इसे पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान तक फैल गई। तो जो बोधिसत्व की पूजा है, मतलब कह सकते हैं जो महायान है वो आपका पूर्व मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान में फैला है, जबकि जो आपका हीनयान था वो आपका नीचे साइड आपका श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पर फैला था। तो ये इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनको हमने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।